डाइकोट्स के स्टेम्स, उन स्टेम्स की जब टीएस कटिंग होती है ये रिंग्स हैं, एनुअल रिंग्स, इनमें ये स्प्रिंग वुड है, और ये बॉटम वुड है, बॉटम वुड, और एनुअल रिंग है ये। एनुअल रिंग को ग्रोथ रिंग भी कहते हैं। तो इन स्प्रिंग सीजन लीव्स फॉल और इन नहीं न्यू लीव्स कम्स, और सर्द ऋतु होती है उसमें लीव्स है वो फॉल होती है। तो इस प्रकार एनुअल रिंग बराबर 1 स्प्रिंग वुड प्लस 1 ऑटम वुड। ये स्प्रिंग वुड है और ये ऑटम वुड है, ये एक एनुअल रिंग है, और एक ईयर में एक एनुअल रिंग बनती है। और जितनी एनुअल रिंग्स हो उन स्टेम्स में, उनको काउंट करके उस ट्री की एस्टिमेटेड एज है वो अपन बता सकते हैं। तो यहां तक अपन हो गया था। इसके बाद में अपने आता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रीज आती है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रीज, ट्रीज की साइंटिफिक स्टडी डेंड्रोलॉजी कहलाती है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी estimation of age of trees by counting the annual rings. Estimation of age of trees by counting the annual rings. एनुअल रिंग्स को काउंट करके हम ट्री की जो एस्टिमेटेड एज निकालते हैं उसकी स्टडी को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। अब इसके बाद में आता है टाइलोसिस। पहले ये दोनों देख लो, फिर आता है टाइलोसिस। टाइलोसिस, टाइलोसिस में क्या है, जाइलम की जो ट्रेकिडोर वेसल्स है, जो जाइलम की ट्रेकिडोर वेसल्स है उनमें एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है जिसे टाइलोसिस कहते हैं। पेरेनकाइमेटस सेल्स है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स क्रिएट करती है।
यस, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स है, वो ट्रेकिड्स और वेसल्स में क्रिएट होती है, इनको कहते हैं टाइलोसिस। और यहाँ रेजिन, टैनिन, गम्स, एल्केलॉइड्स डिपॉजिट हो जाते हैं। टाइटली यहाँ पैक रहते हैं। अब ये पार्ट है वाटर का कंडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें डिपोजिशन हो गया, टेनिन, रेजिन्स, गम्स, एल्केलॉइड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स वगैरह है। पोजीशन ऑफ एल्केलॉइड्स, गम, रेजिन, टैनिन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनका डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए ये पार्ट टाइटली पैक हो जाता है। अब वाटर और मिनरल का कंडक्शन के लिए साइड में कुछ डेवलप होती है, और ये पार्ट है वो वाटर और मिनरल्स का क्या करेगा, कंडक्शन करेगा। इसे कहते हैं सैप वुड, और सैप वुड को हम एल्बर्नम भी कहते हैं, अदर नेम है एल्बर्नम। और ये पार्ट है पूरा का पूरा, इसे कहते हैं हार्ज वुड, या इसे ड्यूरामेन भी कहते हैं, क्योंकि ये ड्यूरेबल है, डेंस पार्ट है ये। इसमें ये एरोमेटिक कंपाउंड वगैरह की वजह से जो बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह इस पार्ट को डीके नहीं करते, इसलिए इस वुड का हम वाइडली यूज करते हैं। टाइलोसिस है, उसके बारे में लिखना है। ऑफ पेरेनकाइमेटा सेल्स, पेरेनकाइमेटा सेल्स in the lumen of tracheids and vessels of secondary xylem, अब लिखो हार्टवुड, हार्टवुड। It is the inner dark colored part of, it is the inner dark colored part of the wood of trees and composed of the dead cells
and filled with resin, tannin, aromatic compounds, नेक्स्ट लाइन लिखो, it does not help in conduction. It does not help in conduction of water and minerals. This part is, next line, this part is resistant to decay. This part is resistant to decay. It is heavier and durable. Heavier, heavy. Last line है, it is heavier and durable. अब आता है सेप वुड। भाई पानी का कंडक्शन तो होना ही चाहिए, वाटर का कंडक्शन। अब ये पार्ट तो बिल्कुल इनकी ल्यूमेन है वो ब्लॉक हो गई, तो इसके लिए इस हार्टवुड के पेरिफेरल पार्ट में कुछ येलोइस पार्ट है वो डेवलप हो जाता है। उसकी जो लिविंग सेल्स है वो वाटर और मिनरल का कंडक्शन करती है। वो लाइट कलर की होती है, येलोइस होती है और लाइट इन वेट होती है और कंडक्शन का काम करती है। बस ये डिफरेंस है। इस प्रकार की वुड जो पेरिफेरल वुड डेवलप होती है उसे हम सेप वुड या एल्बर्नम कहते हैं, और हार्ट वुड को ड्यूरामेन भी कहते हैं क्योंकि ये ड्यूरेबल है। लिखो सेप वुड में, द पेरिफेरल yellowish and living cells, the peripheral yellowish and living cells of wood is called sapwood. It conducts, next line, it conducts water and minerals. It conducts water and minerals. Next line लिखो, it is light and not durable. अब स्ट्रॉन्गेस्ट जो वुड होती है स्ट्रॉन्गेस्ट वुड और स्ट्रॉन्गेस्ट जो वुड होती है वो होती है टेक्टोना ग्रैंडिस। सागवान को क्या कहते हैं वैसे? बोटेनिकल नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना। सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट वुड होती है सागवान की होती है, और जो क्रिकेट के बैट है
cricket bats are formed by salix wood. Salix wood लिख लो बेटा इसको। अब देखो जो डाइकोट रूट्स की वेस्क्यूलर कैम्बियम है वो अर्ली स्टेज में वेवी होती है। वेवी का मतलब ऐसे क्यों? क्योंकि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो रेडियल होते हैं। रूट्स में जाइलम और फ्लोएम कैसे होते हैं? रेडियल होते हैं। एंड देन जो फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्कुलर कैम्बियम डेवलप होती है वो वेवी होती है। इसे लेटर रिंग शेप्ड की या सर्कुलर हो जाती है। ये है, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, जाइलम एक्सार्च कंडीशन में होते हैं या एंडार्च कंडीशन में होते हैं रूट्स में? हाँ, एक्सार्च। एक्सार्च मीन्स मेटाजाइलम पेरीफेरी की ओर और प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर है। अब जो इनके बिटवीन ऐसे वेव लाइक बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारे जाइलम और फ्लोएम्स होंगे, तो ये कैसी हो जाएगी? वेव लाइक, ऐसे जैसे नीचे आएगी फिर ऊपर फिर नीचे। अब जगह जगह और होते हैं ना, अभी अपन ने तो दो ही बनाए, बहुत सारे होते तो ऐसे होती ना, ऐसे वेवी होती है। और बाद में कैसी हो जाती? तो वेवी वेस्कुलर कैम्बियम इज द फीचर ऑफ डाइकोट रूट्स। तो लिख लो स्टार डाल के, वेवी वेस्कुलर कैम्बियम, वेवी वेस्कुलर कैम्बियम इज द वेवी वेस्कुलर कैम्बियम इज द characteristic feature of dicot roots. Dicot roots फिर स्टार डाल के लिखो, द टिश्यू जस्ट अपोजिट टू प्रोटोजाइलम that tissue just opposite to protoxylem transformed in parenchyma and form medullary rays. Medullary rays. It is also characteristic feature of dicot roots. ये भी ऊपर वाला. It is also characteristic feature of
डाइकोट रूट्स, फेलम, अरे फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म बता दिया था आपको, पेरिडर्म बराबर। फेलोजन इनर साइड सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म फॉर्म करता है लार्ज अमाउंट में, और आउटर साइड क्या बनाता है, फेलम। अब लास्ट पॉइंट है राइटिडोम। कुछ साइंटिस्ट है ना, ये जो बार्क है, इस बार्क को कुछ साइंटिस्ट तो मानते हैं कि जो फेलोजन है, उस फेलोजन के आउटर साइड में जितने भी टिश्यू है वो बार्क है, ट्रीज के स्टेम्स के। कुछ साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि जो वीसीए, वेस्कुलर कैम्बियम, उससे आउटसाइड में वो सारे बार्क कहलाते हैं। तो लिख लो राइटिडोम में, इट रेफर्स टू द, राइटिडोम में लिखो बेटा, इट रेफर्स टू द outer bark of trees, outer bark of the trees, ये क्वेश्चंस तो इसमें जो लास्ट में है भाई, एक टाइम सीयूटी में आया था, बार कीजिए नॉन, यस नो में था ऐसे, तो उसमें आगे refers to the bark of trees that is outside to last produced periderm, लास्ट प्रोड्यूस्ड पेरिडर्म। पर पेरिडर्म के आउटर जो एपिडर्मिस है डेड, उसे हम राइटिडोम कहते हैं, चाल वल्क हिंदी में जिसे कहें। अब लिख लो बार्क में, बार्क इज ए नॉन, स्टार डाल के लिखो आगे, बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म दैट refers to all the tissues exterior to vascular cambium, exterior to vascular cambium। अब नया लेसन अपने आता है न्यूक्लिक एसिड्स, जो सीयूटी और जेट दोनों के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी डिस्कवरी फेडरिक्स मिसर नामक साइंटिस्ट ने ह्यूमन पस सेल में की थी, और इसे क्या टर्म दिया था, न्यूक्लिन। लेटर आल्टमान टर्म्ड इट्स न्यूक्लिक एसिड्स। फेडरिक्स मिस्टर discovered nucleic acid in human pus
cells and termed it nuclein. टर्म्ड इट न्यूक्लिन. क्या नाम दिया था उन्होंने? न्यूक्लिन नाम दिया था. और आल्टमान टर्म्ड न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड्स के 2 टाइप होते हैं, या 2 टाइप्स के होते हैं न्यूक्लिक एसिड. फर्स्ट है डीएनए और सेकंड है आरएनए. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? नो. वैसे रफ में लिख के बताओ देखिए मेरे. है ना, ये माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं बेटा अपन. हो सके ऊपरी ऊपर ऑप्शन में यही नाम आ जाए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, और ऊपरी ऊपर आपने जो लिखा है वो नाम आ जाए तो आप आगे नहीं बढ़ोगे भाई. ये ओके. तो देखना है आपको डीएनए का जो फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है. आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड है. वो तो शुगर से इनकी. The organisms and RNA act as messenger, adapter, structural and catalytic फॉर्म में फंक्शन करता है. और वेयर डीएनए एब्सेंट आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल. और वेयर डीएनए एंड आरएनए बोथ प्रेजेंट DNA act as genetic material, RNA act as या play role in protein synthesis. Play role in protein synthesis. Play important role in protein synthesis. तो ये सारे जो फंक्शन जैसे मैसेंजर है, स्ट्रक्चरल है, कैटेलिटिक है, ये रोल किस में प्ले करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस में. और वायरस है आरएनए और डीएनए बोथ जेनेटिक मटेरियल. जहां डीएनए एब्सेंट है वह आरएनए जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन करेगा वायरस में. तो लिखो लिखो स्टार डाल के डीएनए हाँ डीएनए नहीं, हेडिंग नहीं, ऐसी लाइन ही है. डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल. लिखो डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल in
most of the organisms, and RNA as messenger, adapter, structural, catalytic, फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, वायरस हैव जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट लाइन लिखो, वायरस हैव जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। अब देखो डीएनए टू टाइप का होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है। कुछ एग्जांपल्स गिवन है अपने एस डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। तो एस डीएनए का एक एग्जांपल है अपने 5x174 बैक्टीरियोफेज, और इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। 5x174 बैक्टीरियोफेज में हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। ये तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड का था। डीएसडीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फर्स्ट अपने एग्जांपल है लेम्जा बैक्टीरियोफेज। लेम्जा बैक्टीरियोफेज में 48,502 बीपी प्रेजेंट होते हैं। बीपी मीन्स बेस पेयर, जबकि यहाँ पेयर्स क्यों नहीं हुए? यहाँ भी बीपी लिखते हैं अपन, क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड। ये बेस पेयर तो 2 स्ट्रैंड होते तब होता ना, तो ये बीपी है। और सेकेंड एग्जाम्पल है इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। एस्चेरिचिया बैक्टीरिया कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बीपी होते हैं। और थर्ड एग्जाम्पल है हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए। और हैप्लॉइड जो ह्यूमन डीएनए उसमें 3.3 इंटू 10⁹ बीपी होते हैं। यू शुड रिमेंबर दीज डाटाज। सिंगल स्ट्रैंडेड जो 5x174 बैक्टीरियोफेज है उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। लैम्डा बैक्टीरियोफेज में 48,502 बीपी होते हैं। ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बीपी होते हैं। और हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए में 3.3 इंटू 10⁹ बीपी होते हैं। राइट डाउन।
पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। या न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड के जो कंपोनेंट्स हैं वो 3 कंपोनेंट्स हैं, N2 बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ये लाइन लिखी। न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स components of न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड मान लो। Na मतलब न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट है N2 बेस, N2 बेस 2 टाइप के हैं बेटा। फर्स्ट है प्यूरीन, सेकंड है